आज हम बात करेंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन ए कोलिजन पर। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किसी भी कोलिजन के दौरान सारी की सारी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो लूज नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि अगर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई है तो सिस्टम की जो फाइनल वेलोसिटीज हैं वो जीरो हो गई हैं, जिसका मतलब ये है कि सिस्टम का फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया है। अलबत्ता सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम तो जीरो नहीं था, सिस्टम के पास इनिशियली वेलोसिटी की कोई वैल्यू थी ऑब्जेक्ट्स के पास, जिसकी वजह से सिस्टम का कोई इनिशियल मोमेंटम था, कोई नॉन जीरो मोमेंटम था। फाइनल मोमेंटम अगर जीरो हो गया है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो वायलेट हो गई है। सो मोमेंटम कंजर्वेशन को रेस्क्यू करने के लिए सारी की सारी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो लूज नहीं हो सकती किसी भी कोलिजन के दौरान। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कितनी काइनेटिक एनर्जी लूज हो सकती है किसी भी कोलिजन के दौरान, यानी कि दूसरे लफ्जों में मैक्सिमम कितनी कितना लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो सकता है किसी भी कोलिजन के दौरान। तो आइए इसे शुरू करते हैं। फर्ज करें आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मैसेज यूनिटी हैं, वन है। उनकी इनिशियल वेलोसिटीज आपको गिवन है। इनिशियल वेलोसिटीज गिवन होने का मतलब है उनका इनिशियल मोमेंटम और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है। ये जितने भी इनिशियल पैरामीटर्स हैं, इनिशियल वेलोसिटीज हो, इनिशियल मोमेंटम हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो, ये सारे के सारे गिवन हैं, ये फिक्स्ड हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि दूसरे लफ्जों में ये कांस्टेंट्स हैं। अलबत्ता जब ये ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं उसके बाद फर्ज करें इनकी वेलोसिटीज जो हैं, फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन वो हो जाती हैं x एंड y। तो मोमेंटम कंजर्वेशन आपको क्या देती है? मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो फाइनल मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या होगा, x प्लस वाई। यहाँ पर मैसेज मल्टीप्लाई होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि मैसेज यूनिटी हैं, वन है, तो वो यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहे। ये बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम के, और इनिशियल मोमेंटम जैसा कि मैंने कहा इनिशियल कोई भी पैरामीटर हो, वेलोसिटीज हो, मोमेंटम हो, काइनेटिक एनर्जी हो, वो सारे फिक्स्ड हैं, वो कांस्टेंट्स हैं। तो फर्ज करें ये किसी कांस्टेंट c के बराबर है। यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू सी माइनस एक्स आ जाएगा। इसे इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूँ डेल्टा टी, तो ये होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टी आई माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, हाफ इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अगेन यहाँ पर मैसेज मल्टीप्लाई नहीं हो रहे क्योंकि वो यूनिटी हैं, वो यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहे। इक्वेशन वन को इक्वेशन टू में यूज करें, यानी कि y की जगह c माइनस एक्स यूज करके, और आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन आपके पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की जो फाइनल फॉर्म है वो कुछ यूं आ जाएगी। अब अगर आप लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा यूज करना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव इस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा टी का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के जीरो के बराबर रखेंगे, वहां से एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा, उस क्रिटिकल पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में जब पुट करेंगे, अगर वो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पर आपका जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा टी है ये मैक्सिमम होगा। तो ये देखिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, और चूंकि टी आई ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इसका डेरिवेटिव बीच में जीरो हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा इनिशियल पैरामीटर कोई भी हो वो फिक्स्ड है, उसको आप बदल नहीं सकते, वो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव बीच में जीरो हो गया। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखा तो यहाँ से हमारे पास एक क्रिटिकल वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू सी बाई टू। अब सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर जब इसको जाकर हम पुट करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस टू लेस देन जीरो। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये जो x इज इक्वल टू सी बाई टू वाला पॉइंट है, इस पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा टी मैक्सिमम होगा। अब अगर आप इसी मैक्सिमम पॉइंट पर अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहें तो आप उसको निकाल सकते हैं। इक्वेशन वन जो पिछली स्लाइड्स में थी, y इज इक्वल टू सी माइनस एक्स, यहाँ पर x की वैल्यू यूज करें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी c बाई टू। मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए x की वैल्यू भी c बाई टू है और y की वैल्यू भी c बाई टू है। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू y है। सो जब x इज इक्वल टू y होगा तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगा। अब x इज इक्वल टू वाई का क्या मतलब है, x और y ये फाइनल वेलोसिटीज थी दोनों ऑब्जेक्ट्स की आफ्टर द कोलिजन। इन दोनों के सेम होने का मतलब ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो आफ्टर द कोलिजन जुड़ गए हैं, उनके दरमियान बॉन्डिंग हो गई है, और वो फिर इकट्ठे मूव कर रहे हैं एक ही वेलोसिटी के साथ। दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम हो चुकी हैं, दोनों कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं आफ्टर द कोलिजन। सो जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं और आफ्टर द कोलिजन वो आपस में जुड़ जाते हैं, दे आर स्टिक टुगेदर, और फिर वो एक ही वेलोसिटी के साथ, कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं आफ्टर द कोलिजन, तो इस केस में जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाता है।
इन कंक्लूजन मैं ये कह सकता हूँ, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन हैविंग कॉमन फाइनल वेलोसिटी, the loss of kinetic energy becomes maximum and the collision is termed as perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision, इस collision को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो loss of kinetic energy है वो perfect है, यानी कि जो loss of kinetic energy है वो maximum है। इसलिए ऐसी collision जिसमें जो kinetic energy का loss है वो maximum हो, दोनों objects जुड़ जाएं after the collision और फिर एक common velocity के साथ move करें, ऐसी collision को हम perfectly inelastic collision कहते हैं। And that's it.